चलिए आगे बढ़ते हैं, भसीन साहब से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग भसीन साहब। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कल एक ऑब्जर्वेशन दिया और मैं जानना चाहता हूँ आपको मालूम कैसे चला। आपने कहा कि ये आम गैप अप नहीं होगा। अपने प्री मार्केट ने बोला था कि अजय ये नॉर्मल गैप अप नहीं होगा। आज गैप अप तो होगा बड़ा, लेकिन इंटरडे कोई पुल बैक नहीं आएगा और ये होल्ड करेगा अपना गैप अप। और एग्जैक्टली कल अगर आप इंटरडे देखिए तो गैप अप हुआ बड़ा, अब पूरे दिन जो है पूरे सेशन में वो एक भी इंटरडे डिप नहीं आई। इनफैक्ट हम डेज हाई पे बंद हुए 19,700 के करीब। आज ये 20-25 पॉइंट का गैप अप तो बता रहा है, बट ये जो गैप जो हमारे सेल हो रहे थे, ये कंप्लेक्शन चेंज हो गया बाजार का। आपने सही पकड़ा कल। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और आपको सोमवार को ही कहा था कि मंदी वालों को पकड़ा जाएगा ऑन वेडनेसडे, और वो शुरुआत है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा पेसिमिज्म था या कंसोलिडेशन था। और सबसे बड़ा प्लेयर कल रिलायंस ने एक्चुअली लेड द चार्ज। जो हम कह रहे थे कि आज भी मुझे लगता है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक्स में बहुत अच्छी चाल दिख रही है। आप रिजल्ट्स देखिए, आप मैक्रोस देखिए, आप ये देखिए कि in a scenario where yields and oil and inflation all seem to be on the lower side, as an emerging market इंडिया में फ्लोज आने ही हैं। और सीजनली भी ये टाइम है जहां आपके यहाँ अच्छा एक कॉन्डूट आता है। कल भी एफआईएस की बाइंग है। आई थिंक दैट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, गिवन दैट दे आर बीन अंडरवेट। और साथ में द बिगेस्ट ट्रिगर इज के 16,500 करोड़ का सिप आया पिछले महीने। तो अजय जी, दाद तो उनको दीजिए, रिटेल इन्वेस्टर जो रियली छोटे छोटे शहरों में पैसे डाल रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे आर द रियल बैकबोन, और वो बैकबोन तो और आगे बढ़ने वाली है। तो ये तो जो रिटेल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड ओनिंग एंड एसेट क्लास इक्विटी, ये तो और मोमेंटम है। तो फिंगर्स क्रॉस 20,000 आ रहा है इस महीने। तो 20,000 आ रहा है इस महीने। पॉजिटिव नोट के साथ संजीव जी, आज आपके टॉपिक्स बताइए। हाँ, तो देखिए, मुझे फेडरल बैंक बहुत पसंद है। आई थिंक इन द मिड कैप बैंक्स दैट हैज बीन री रेटेड। उसकी अर्निंग्स भी बहुत अच्छी आई है, उसकी आउटलुक अच्छी है। और आपको शायद पता है कि फेडरल बैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर्स इन द गोल्ड लोन। और जैसे मुथूट के नंबर, जब मनप्पुरम के नंबर्स आए हैं, फेडरल का वो भी इट्स अ 10% मार्केट शेयर ऑफ देयर्स व्हिच दे हैव इन दैट स्पेस। तो मुझे लगता है फेडरल बैंक पे पैसा डालना चाहिए। 160 162 का भाव दिखता है। 145 146 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा मुझे पसंदीदा शेयर है अशोक लीलैंड। आप एयरपोर्ट्स पे जाइए, आप देखिए इंडिगो की सारी ब्लू बसेस, दे आर द थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड। देयर in their commercial vehicle they are getting more market share even from Tata Motor. और thirdly, अब उनका जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, न्यू स्मॉल व्हीकल्स हैं, इन दैट दे आर गेनिंग मार्केट स्पेस। तो अशोक लीलैंड आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड 4-व्हीलर स्टॉक टू बाय। और मुझे लगता है ये न्यू हाई पे जाएगा एक्चुअली तो, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए 180 का टारगेट है, 170 का स्टॉप लॉस। द फेडरल बैंक और अशोक लेलैंड, ये दो शेयर आपके फोकस में होने चाहिए। लेकिन भसीन साहब नमस्कार, दो चीज आपसे और चाहिए। एक तो देश भर के ट्रेडर्स के लिए आज की ट्रेडिंग कॉल्स, और दूसरा देश के लिए शुभकामनाएं संडे के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपने कल मैच देखा होगा, और ये भी बता दीजिए कि संडे को आप किसको देखना चाहेंगे फाइनल में इंडिया के साथ। मैच तो बिल्कुल देखा सर, और क्या सबने दिल खुश कर दिया। और आप तो मुंबई में तो खैर 4 चांद लग गए थे, कोई ऐसा वर्ल्ड का सेलिब्रिटी नहीं था जो नहीं था। और हमारे लिए तो क्या बताएं, बहुत ही इट्स अ थिंग टू बी प्राउड, इट्स समथिंग व्हिच इज इमोशनल। आपको पता है व्हाट क्रिकेट इज फॉर अस। और साथ में हिचकोले आए थे बीच में, जैसे मार्केट में आते हैं कि कहीं न्यूजीलैंड की चाल पकड़ ना जाए। बट हैट्स ऑफ टू शमी ने जो किया है, मुझे लगता है इट इज कॉल्ड our semi-final has been won by शमी। और कोई दो राय नहीं, संडे को विक्ट्री इज assured। और यही बात मैं आपको शेयर बाजार की भी कह रहा हूं, मंडे को गैप अप फिर मिलेगा। तो ट्रेडिंग कॉल में मुझे आज बहुत पसंद है। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं ट्रेडिंग की जगह आप पीबी फिनटेक लेके रखिए। पीबी फिनटेक मेरे हिसाब से 1100 रुपए का भाव होना चाहिए। और अगर आज के लिए आपको एक कॉल लेनी है तो मेरा कॉल होगा रिलायंस ने बहुत कंसोलिडेट करी है। अगर इस शेयर बाजार को ऊपर जाना है तो 2340 रुपए पे रिलायंस लेना चाहिए। रिलायंस का भाव मुझे 2700 रुपए दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर, और उसके कई कारण भी हैं, लेकिन अनडाउटेडली रिलायंस इज माय प्ले ऑन अ ट्रेडिंग कॉल, ऑन अ
delivery call or an investment, a 10% upside, 12% upside is coming in Reliance. पीवी फिनटेक और रिलायंस। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन अपनी कॉज बताने के लिए। वैसे जिनको नहीं पता, और अजय आपको भी जान के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वसीम साहब इतने क्रिकेट कितने बड़े फैन हैं ना, उसके पीछे राज ये है कि ये खुद अपनी कॉलेज की टीम के कैप्टन रहे हुए हैं। एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे वसीम साहब। ये तो आपने बड़ी अच्छी ट्रिविया निकाल के बताई अभिषेक। खिलाड़ी तो पुराने थे, केवल बाजार के खिलाड़ी नहीं है पुराने, बट क्रिकेट के भी पुराने खिलाड़ी हैं, इसीलिए बाजार की बारीकियों की तरह क्रिकेट की भी बारीकियां समझते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया अभिषेक। करेक्ट। तो ये दो बढ़िया शेयर पीवी फिनटेक पर वैसे अच्छी रिपोर्ट भी आई है। मॉर्गन स्टैनली की 910 रुपए के टारगेट दिए हैं और आज वसीम साहब के भी रडार पर ये शेयर हैं। और रिलायंस जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कल अच्छी इसमें रफ्तार दिखी है, आज फिर से आपके फोकस में होना चाहिए। ट्रेड के लिहाज से यहां पर मौके बनते हुए दिखाई देंगे। बढ़िया वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। कुछ और शेयर मयूरेश जी, एक ना आपसे जरा व्यू चाहेंगे हम टीसीएस के शेयर पर। देखिए होता क्या है कि बायबैक के जो पिछले एक्सपीरियंसेस रहे वो हम कह सकते हैं कि लोगों के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हाल फिलहाल वाले। हालांकि ये 5वां बायबैक होगा, 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक है। तो क्या आप टेंडर करने की सलाह देंगे जिनके पास शेयर हो? और दूसरा छोटा सा इसमें एक और जवाब दीजिए, क्या शेयर खरीद कर टेंडर करने की सलाह देंगे इसमें आप? ना तो मेरे हिसाब से आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑब्वियसली मेरा एक बायस्ड व्यू हो सकता है, क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है आईटी सेक्टर के लिए, ये बहुत जबरदस्त तरीके से एक प्ले आउट होगी इन द नेक्स्ट 7 to 8 years, 10 years। अब जो भी पहलू देखे आईटी सेक्टर का, डेटा सेंटर स्पेंडिंग हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, 5G ऑटोमेशन हो, एआई हो, ये सारी चीजों के लिए आई थिंक जो $multi million ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स लगेंगी, शायद थोड़ी थम सकती है 1-2 तिमाहियों के लिए, लुकिंग एट हाउ ग्लोबल कंडीशंस आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़े प्राइसिंग में शॉर्ट टर्म झटके या इश्यूज आ सकते हैं, पर अगर आप लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्टरी दिखते हैं तो मुझे लगता है आई थिंक टीसीएस ये स्टॉक को टेस्ट क्रिकेट जैसा देखना चाहिए। आई थिंक लगे रहे आप, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करें, T20 इसमें नहीं खेलना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है टेंडर नहीं करना चाहिए। है सलाह टीसीएस के बायबैक को लेकर। इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कल जो है 700 के करीब चला गया था और उसके अंदर हुआ क्या है कि टाटा मोटर देखिए 670 बंद हुआ है डेज हाई पे, 3% ऊपर। टाटा टेक जो कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है इनकी, उसके आईपीओ का मामला बन रहा है, प्राइस बैंड आ गया है और ऑलमोस्ट लॉन्च हो रहा है। और टाटा मोटर्स जो है वो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है टाटा टेक का। तो 22 नवंबर को खुलेगा, 24 को बंद होगा। शानदार कंपनी है, इसको आपको देखना चाहिए। 19 साल के बाद टाटा ग्रुप का 18 साल के बाद टाटा ग्रुप का आईपीओ आ रहा है। लास्ट टाटा टीसीएस था और टाटा ग्रुप है, वैल्यू छोड़ेगा ये टेबल पे। उम्मीद बाजार की ये है कि ये बहुत स्टीपली वैल्यूएशन नहीं करेंगे इसका। ऐसा नहीं कि सब कुछ निचोड़ लें, रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ी वैल्यू छोड़ी जाएगी बाकी सारी कंपनियों में। इसको ज़रूर देखना चाहिए, इसका हम डिटेल एनालिसिस भी आपके लिए कल लेके आएंगे शो पे। लेकिन एनीवेज पॉइंट ये कि टाटा मोटर्स रीरेट हो रहा है क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है, इस वजह से रीरेट हो रहा है। ये मुद्दे की बात है। टाटा मोटर्स में जो मूव चल रहा है कपिल, क्या ये अभी देखिए 60-70% इस साल चल चुका है, यहां से भी मलाई बाकी है इसमें। ब्रॉडर एनालिसिस में करता हूँ और जिस हिसाब से मैंने इसकी टाइम की साइकिल की एनालिसिस किया हुआ है तो 1994 से लेके अभी तक स्टॉक की एक साइकिल रही हुई है कि 6 साल अपसाइड, 6 साल डाउनसाइड, 6 साल अपसाइड, 6 साल ऊपर की तरफ, 6 साल नीचे। एक ही एक्सेप्शनल वहां पे रहा था 2008 के यहाँ पे, लेकिन 6 साल की इसकी साइकिल रही है। अभी हम जिस लेवल पे हैं तो ऑलरेडी 4 साल इस अपसाइड मोमेंटम हो गए हैं, 2 साल और भी बाकी है। तो ये अगर टाइम वाइज साइकिल एनालिसिस हमने किया होता है इसकी बात है। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे देखता हूँ तो मलाई अभी बाकी है और इसका फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है क्योंकि 70 दिनों से स्टॉक प्राइस एक रेंज में रहा था। ऊपर में 670 का लेवल रीच कर रहा था और नीचे में कहां ना कहां पे 620 से लेके 600 का एक सपोर्ट लेवल ले रहा था। तो 70 दिन का एक कंसोलिडेशन पैच यहाँ पे बना हुआ था जिसका हमें कल ब्रेकआउट पैटर्न देखने मिला हुआ था एंड कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है। तो यहाँ से एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम एमर्ज हो तो वैसे इसके चांसेस काफी अच्छे लग रहे हैं।